Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. 11th क्लास का ये केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर ये चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हमने बताई थी पिछले क्लास में, जिसमें कि गैसियस स्टेट कितने मैटर की कितने स्टेट होती हैं, यानी द्रव की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें कि देखा तुम लोगों ने कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो इस चैप्टर में तुमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है गैसियस स्टेट के बारे में, उसके अलावा लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। यस, तो सॉलिड स्टेट के बारे में 11th में एक अलग से चैप्टर है। हेलो हेलो, कौन? गुड आफ्टरनून मैम, सानू बात कर रही हूँ बजाज फाइनेंस लोन डिपार्टमेंट से। तो पिछला जो कल हमने क्लास स्टार्ट किया था वो स्टेट ऑफ मैटर पे स्टार्ट किया था। तो इसमें ये बताया था कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इस चैप्टर में तुम लोग गैसेस स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसका कुछ इंट्रोडक्शन हमने पिछले क्लास से बताया है तुम लोगों को, इसका वीडियो भी भेजा है। तो आज की क्लास में हम गैसियस स्टेट पे ही आएंगे। गैसियस स्टेट के बारे में लास्ट में बताया था किस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से मेजर किया जाता है उसका। तो आज की क्लास में गैसेस की नियम तो क्या है, तुम लोग म्यूट करो अपनी आवाज आ रही है। तो गैसी नियम आज के क्लास में इस बारे में डिस्कस होगा। कौन कौन से गैसी नियम हैं ये तुम लोग जानते हो, जैसा कि, और ये सारे इंपॉर्टेंट गैसी नियम है, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद गैस इक्वेशन क्लास में हम बताएंगे। तो पहले कुछ पॉइंट पे आ जाते हैं। बेटा बोलो नहीं तुम लोग, या अपने को म्यूट कर लो, नहीं तो हमारी बात नहीं सुनाई देगी। सामने तुम्हारे लिखा हुआ आ रहा है, अपनी किताबें भी खोल सकते हो, उसमें देख सकते हो कि जो चीजें यहाँ आ रही हैं वो तुम्हारी बुक्स में है कि नहीं है, और कॉपी पेन भी लेकर के बैठो कि जो चीज नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक है, अब गैसों के बारे में आते हैं। गैसों की सरलता के बारे में, गैसों के बारे में हमने बताया था कि किस तरह से अणुओं के बीच इनके आकर्षण बल जो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी आकर्षण बल से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब गैसों के व्यवहार कुछ नियमों द्वारा संचालित होते हैं जिन्हें प्रयोगों द्वारा खोजा गया। ये नियम गैसों के मापनीय गुणों के मध्य संबंध दर्शाते हैं। इनको गैसी नियम कहते हैं। इसमें से कुछ गुण जैसे दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चारों गुणों के मध्य संबंध ही गैस की अवस्था की व्याख्या करते हैं। तो अब गैस के नियम कौन कौन से हैं? बायल नियम है, उसके बाद चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स के नियम के बाद गैस इक्वेशन पे हम आएंगे। गैस इक्वेशन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, न्यूमेरिकल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं इसके, तो लेकिन हमको यहाँ 1 by 1 जो है डिस्कस करना है। तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। चलो, जब जरूरत होगी तो हम तुम लोगों को ऊपर उठाएंगे ऐसे। तो पहला नियम है गैसों के बारे में, बायल्स लॉ। रॉबर्ट बायल ने स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया और इनके मध्य एक संबंध स्थापित किया। ये क्या कहलाता है? बायल का नियम।
बायल का नियम ये, इसकी डेफिनेशन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, इस ताप जो है क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे, और किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान अर्थात मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बायल ने नियम दिया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर निश्चित होगा तो द्रव्यमान में अगर दाब को हम बढ़ाएंगे तो आयतन घटता जाएगा, तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। तो नियम यह है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गणितीय रूप में इसको किस तरह से लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे आयतन अगर V है, प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/P, यानी प्रेशर बढ़ाने से आयतन घटता है और प्रेशर घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। मोलों में लेंगे तो स्थिर ताप और मोलों में आ लिया जाएगा। अब इसको अगर हम इक्वल लाना चाहते हैं तो P = K1/1/V हो जाएगा, जहां K1 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PV = K। V क्या है, आयतन है, P प्रेशर है और K कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन से क्या निकलता है, मतलब कि यदि गैस की निश्चित मात्रा पर, ये देखो यहाँ पे दिया है, यदि गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप व दाब P1, देखो यदि गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप पर दाब P1 तथा आयतन V1 है, इसको प्रसारित किया जाता है जिससे आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाए, तो बायल के नियम के अनुसार ये इक्वेशन बनेगा। क्योंकि PV कांस्टेंट था, PV बराबर नियतांक, तो P1 V1 बराबर होगा P2 V2, यानी गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप पर दाब P1 तथा आयतन V1 है। अब इसको जब आयतन V2 किया हमने, यानी आयतन बढ़ाया तो दाब P2 हो गया, तब ये P1 V1 P2 V2 गैस नियतांक। तो बायल के नियम को दो तरह से व्यक्त किया जाता है, एक तो इस तरह से कि PV = K कांस्टेंट है ये, उसके अलावा जब हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाते हैं कि आयतन पहले V1 था, फिर दाब P1 था, फिर आयतन को ये V2 किया गया या दाब को P2 किया गया तो आयतन V2 हो गया, तब ये इक्वेशन हमें मिलेगा P1 V1 बराबर P2 V2। अब इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है। ठीक है, ये क्या है, बायल का नियम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में आता नहीं कहेंगे हम, आएगा कहेंगे, तो इसलिए बायल चार्ल्स का नियम, इसको पढ़ना भी और नोट भी करना है सबको। अब बायल के विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये मात्रात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि अधिक संपीड मतलब दबाना, गैसें जो है संपीडेबल कंप्रेसिबल होती हैं, यानी इसको दबाया जा सकता है। क्योंकि जब एक ज्ञात द्रव्यमान की गैस, जब एक ज्ञात द्रव्यमान की गैस को संपीडित किया जाता है, यानी दबाया जाता है या कंप्रेस किया जाता है, तो गैस के समान अणु कम स्थान ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है गैसें उच्च दाब पर अधिक कठोर हो जाती हैं। इस आधार पर बायल के नियम का अनुप्रयोग करके गैसों के घनत्व तथा दाब में एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, जो इस तरह से है। बायल के नियमानुसार गैस के घनत्व D, आयतन V तथा द्रव्यमान M में निम्न संबंध होता है, यानी गैस का घनत्व D बराबर होता है M/V। अब चूंकि PV = K1, तो V बराबर क्या हो जाएगा, K1T, तो यहाँ V की जगह पे K1/P लिखेंगे। जब K1/P रखेंगे तो पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, घनत्व के लिए D =
m/k1, v इज इक्वल टू k1/p लिखने पे m/k1 इंटू p या d इज इक्वल टू k1p, है ना, क्योंकि d प्रोपोर्शनल p हो। अब इस इक्वेशन से क्या हमें पता चल रहा है कि d प्रोपोर्शनल p, यानी घनत्व जो है वो किसके समानुपाती है? प्रेशर के। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। तो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा? बायल का नियम। अब बायल के नियम का ग्राफी निरूपण। आयतन दाब ग्राफ जब बनाएंगे हम इस तरह से, टेम्परेचर T कांस्टेंट होगा और दाब और आयतन के बीच जब कर्व खींचा जाएगा तो 200 केल्विन पे ये खींचा गया तो भी इस तरह से कर्व आएगा। 400 केल्विन पे कांस्टेंट करके P और V के बीच ग्राफ खींचा गया तो भी इस तरह से आएगा। और 600 केल्विन टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे देख रहे हो कि P और V के बीच ग्राफ इस तरह से कर्व आ रहा है। वक्रों की प्रकृति देखो हर हाल में समान है तथा उच्च वक्र उच्च ताप से संबंधित है। K1 का मान परिवर्तित होता है परंतु ये ताप पर निर्भर करता है कि हमने कितना ताप रखा है। अब स्थिर ताप पर खींचे गए वक्र समतापी वक्र या आइसोथर्म कहलाते हैं। इस तरह से ताप निश्चित करके जो वक्र खींचा जाता है दाब और V के बीच में, वो क्या कहलाता है? आइसोथर्म, या क्या कहते हैं? समतापी वक्र। अतः भिन्न भिन्न तापों से संबंधित प्रत्येक वक्र समतापी वक्र है। इसमें उच्च ताप पर उच्च वर्ग प्राप्त होता है। उसमें देखा 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ऊपर वक्र प्राप्त हुआ है। अब आयतन व 1/दाब के मध्य ग्राफ। हाँ बोलो, क्या पूछ रहा है कोई? ये समतापी का मतलब क्या होता है? समतापी मतलब समतापी कहाँ? अभी यहाँ पढ़ा तुमने? समतापी मतलब सेम टेम्परेचर। हाँ मैम, ऊपर टेम्परेचर को सेम रख करके जो ग्राफ खींचा गया, टेम्परेचर इसमें नहीं बदल रहे हैं। अब जैसे ये वाला ग्राफ है देखो, इसमें दाब और आयतन ये चेंज हो रहा है, दाब जैसे जैसे चेंज हो रहा है आयतन, लेकिन यहाँ टेम्परेचर सेम है। 200 केल्विन के लिए ये ग्राफ है, ये 400, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, इसी को कहते हैं समतापी। समतापी वक्र है, ये क्या कहलाते हैं? समतापी वक्र, यानी एक ही टेम्परेचर पे लिए गए हैं, टेम्परेचर को नहीं बदला गया है। दूसरा है आयतन व 1/दाब के मध्य ग्राफ। बायल के नियम को आयतन V तथा दाब के व्युत्क्रम के मध्य ग्राफ खींचकर भी व्यक्त किया जा सकता है। वो किस तरह से आएगा? कांस्टेंट लाइन आएगी एक ही टेम्परेचर पे। अब चूंकि बायल का नियम यही है, V समानुपाते 1/P, तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम ग्राफ खींचते हैं तो V और 1/P का जो ग्राफ है वो इस तरह आता है। चाहे हम कोई भी टेम्परेचर ने, T1 पे इस तरह आएगा, T2 टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ T3, तो ताप को कांस्टेंट रख के ग्राफ खींचे गए, इसलिए इसको आइसोथर्म या समतापी वक्र कहते हैं। अब यहाँ है कि क्या दिया हुआ है? V तथा 1/P के मध्य ग्राफ, और दूसरा क्या है? दाब तथा 1/V के मध्य ग्राफ। तो ये भी तुम्हारा आ रहा है सेम, और यहाँ पे हमने P और 1/V लिया है, तो इसमें भी इसी तरह का वक्र आ रहा है। यानी ताप को कांस्टेंट रखने पे V और 1/P के बीच ग्राफ खींचने पे भी ऐसे आएगा, और 1/V के साथ खींचेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। अब दाब तथा आयतन के गुणनफल व दाब के मध्य ग्राफ। अब यहाँ P इंटू V और P के बीच ग्राफ खींचा गया है, और अलग अलग टेम्परेचर पे। ये T1 पे खींचा गया है, तो इस तरह से पैरेलल लाइन आ रही है, यानी लाइनें एक ही तरह से आएंगी। सिर्फ चूंकि टेम्परेचर बदल गया है तो इनकी पोजीशन यानी PV जो है ऊपर चला गया T3 के लिए, और इसके लिए नीचे है। तो इस तरह के ग्राफ से बायल के नियम की पुष्टि होती है। अब ये एक न्यूमेरिकल है। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है।
यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो ये गुब्बारा फट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है। तो ये इसी नियम के अनुसार है, बायल के नियम के अनुसार। यहाँ क्या है कि कमरे का ताप है दोनों ही स्थिति में, तो हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पे जाएंगे कि पहले कितना था, P1 1 बार है और V1 कितना है 2.27 और P2 यहाँ पे 2 बार कर दिया गया, यानी प्रेशर बढ़ा दिया गया और V2 हमें निकालना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से V2 के लिए हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। तो इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आंसर आएगा। अब चूंकि गुब्बारा 0.2 बार से अधिक दाब पर फट जाता है इसलिए उसे 11.35 लीटर आयतन तक फुलाया जा सकता है। तो हमने अब आयतन निकाल लिया कि इतने पे कितना आयतन मैक्सिमम हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो इस फार्मूले से निकाल लिया, तो इतनी गैस भरेंगे तो गुब्बारा नहीं फटेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक एग्जांपल और है। 760 मिलीलीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 220 मिलीलीटर है। यदि ताप को स्थिर रखा जाए तो किस दाब पर उसका आयतन 2 गुना हो जाएगा। तो सारी चीजें दी हैं, सिर्फ दाब तुम्हें निकालना है। इसी फॉर्मूले पे आएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब पहले का दाब कितना है 760 और आयतन कितना है, यानी P1 V1 कितना हो गया 760 गुणे 220 और P2 तुम्हें निकालना है और V2 दिया हुआ है, डबल 220 गुणे 2 मिलीलीटर कर दोगे इसको तो हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। किस दाब पर उसका आयतन, यदि ताप स्थिर रखा जाए तो किस दाब पर उसका आयतन 2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयतन V2 हो जाएगा और फिर हम P2 निकाल लेंगे कि किस दाब पे ऐसा हो जाएगा। तो इस दाब पे 380 मिलीमीटर पे ये 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल तुम्हारे किताब में भी लगे हो सकते हैं, नहीं लगे हैं तो इसको समझ के और जो किताब में दिए हों न्यूमेरिकल उसको लगाओगे। अब ये कमरे के ताप पर 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन को पारे के ऊपर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कमरे का ताप यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है 50 मिलीलीटर, आयतन कितना है 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन पारे के ऊपर एकत्रित किया जाता है, जबकि बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 700 मिलीमीटर थी, यानी P2 ये हो गया, P1 ये है। तो सामान्य दाब पर गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही होगा P1 V1। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 इतना है, P2 इतना दिया हुआ है, V1 50 मिलीलीटर और V2 तुम्हें निकालना है। तो फार्मूले में रखोगे आराम से निकल आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने हैं। उसके बाद एक और देख लो, स्थिर ताप पर 640 मिलीलीटर दाब पर 250 मिलीलीटर नाइट्रोजन तथा 700 मिलीलीटर दाब पर 380 मिलीलीटर ऑक्सीजन को 1 लीटर आयतन वाले फ्लास्क में भरा गया। मिश्रण का कुल दाब क्या होगा। अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से सबसे पहले क्या निकालना है, P2 निकालना है। जब P2 मालूम हो जाएगा तुम्हें तभी दोनों का दाब जोड़ा जाएगा। यहां से आ जाओ, P1 V1 दिया हुआ है 250, V2 है 1000 ml। अब 640 इंटू 250 यानी P1 V1 इज इक्वल टू PN2 हमें निकालना है 1000, तो P मालूम हो गया। अब मिश्रण में P यानी दाब कितना है दूसरी गैस के लिए, N2 गैस के लिए 160। इसी प्रकार O2 के लिए इसी तरह हम निकालेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये सारी चीजें रख करके ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब मिश्रण का दाब जो होगा इन दोनों के दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सिंपल जो हमने चार्ल्स के नियम से लिए थे। तो चार्ल्स के नियम के कुछ बायल के नियम से लिए थे। अब दूसरा नियम है गैसेस के बारे में, वो है चार्ल्स का नियम।
चार्ल्स उसमें क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जबकि चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट रखते हैं, यानी दाब को स्थिर रखेंगे। स्थिर दाब पर किसी गैस के आयतन पर ताप का प्रभाव फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ने 1787 में ज्ञात किया था इनके अनुसार, तथा इसे गे लुसैक ने 1802 में प्रमाणित किया। अब चार्ल्स के नियमानुसार क्या होता है, स्थिर दाब पर, वहां पे क्या था, स्थिर दाब। चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन ताप में प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अथवा कमी से अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग बढ़ता या घटता है। मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, यानी आयतन ताप के समानुपाती होता है, जो आगे अभी समझ में आएगा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का आयतन V0 यानी 0 डिग्री पे V0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पे VT हो तो चार्ल्स के नियमानुसार क्या होगा, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T, तो ये इतना आएगा। अब हम विभिन्न तापों पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन की गणना इस तरह से कर सकते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन इतना आएगा। अब -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टेम्परेचर हमने बदल दिया, -1 कर दिया, तो उसका कितना हो जाएगा, इतना। तो V0 1 - 1 अपॉन इतना हो जाएगा। 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन आएगा इतना। अब इससे क्या तात्पर्य निकलता है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शून्य हो जाता है, जिसको परम शून्य या एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना जरूरी है कि किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शून्य हो जाता है, अर्थात परम तापक्रम एब्सोल्यूट स्केल को शून्य के सेंटीग्रेड मापक्रम के -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर लेते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें बताने के बाद फिर हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म पे। अब है क्या है ये परम शून्य तथा केल्विन तापक्रम। परम शून्य क्या है और केल्विन स्केल टेम्परेचर क्या है, इसको समझो। -273 डिग्री टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड ताप जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य कहलाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परम शून्य। लॉर्ड केल्विन ने ताप का एक नया मापक्रम प्रस्तावित किया, जिसे केल्विन मापक्रम अथवा परम ताप मापक्रम कहा जाता है। इस मापक्रम या स्केल का न्यूनतम ताप परम शून्य है। परम ताप मापक्रम में ताप लिखते समय डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड हम लिखते हैं, लेकिन जब केल्विन में लिखेंगे तो डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ केल्विन लिखेंगे, यानी के लिखा रहता है, देखते हो। और के बराबर होता है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। जब न्यूमेरिकल करते हैं हम, तो जब परम ताप में इसको कन्वर्ट करना होता है, और टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसमें हम 273 जोड़ देते हैं, क्योंकि परम शून्य का मान 73 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो केल्विन में बदलने का यही फार्मूला है कि जितना हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो उसको 273 जोड़ दो, तो वो केल्विन में ताप आ जाता है। इस तरह से केल्विन तापक्रम पर जल का हिमांक कितने पे 273 केल्विन हिमांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जल का या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जिसको कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं। तो अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। और क्वथनांक के लिए क्या होगा कि हमको
100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ना होगा तो 373 पे ये बॉयल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373 केल्विन होगा वाटर का, और फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चार्ल्स के नियम को ये सारी बात समझने के बाद देख सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम का गणितीय रूप VT बराबर, अभी जो पहले वाले फार्मूले में दिखाया था, इन सबको देखते हुए हम आ जाते हैं। VT, ये फार्मूला जो अभी पहले बताया था कि VT इज इक्वल टू, ये क्या है, जो परम शून्य ताप पे आयतन होता है, तो VT पर ये आयतन हो गया उसी। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो VT इज इक्वल टू V0 273 अपॉन इतना आता है। अब केल्विन में ताप लेंगे, T की जगह 2, इस तरह से 273 T में हम जोड़ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये टेम्परेचर 273 प्लस T इज इक्वल टू T हो जाएगा, केल्विन में लेंगे। और T 273 जो है ये क्या है, T0 है। अभी बताया कि 1 K जो होगा वो बराबर होगा 273 के। तो यहाँ पे जो फार्मूले में तुमने देखा, ये फार्मूला हमें मिला है VT V0 273 प्लस T, तो ये जो है ये T के बराबर है, परम शून्य ताप, यानी केल्विन में हम लेंगे तो T हो जाएगा, तो इसको कैपिटल T से लिखते हैं। और 273 क्या होता है, T0 होता है, तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा V0 T इंटू T0, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि VT अपॉन V0 इज इक्वल टू T अपॉन T0। अब इसको सामान्य समीकरण, इसको का एक सामान्य समीकरण हम का इस तरह से लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, यानी स्थिर ताप पर टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का आयतन बढ़ता है। तो अगर आयतन, किसी गैस का आयतन V1 था और T1 टेम्परेचर था, टेम्परेचर T2 कर दिया तो उसका आयतन V2 हो जाएगा, तो उसको हम इस फार्मूले से व्यक्त करेंगे। अब चार्ल्स का नियम क्या, किस तरह से हम बताएंगे चार्ल्स के नियम को। अब ये V अपॉन T स्थिरांक हो गया, V अपॉन T, तो स्थिरांक इसको हमने K2 मान लिया। स्थिरांक K2 का मान गैस की मात्रा, गैस के दाब तथा उस इकाई जिसमें आयतन V व्यक्त किया गया है निर्धारित किया जाता है। यानी V अपॉन T, जो कि बायल के नियम में हमने इसको K1 माना था और चार्ल्स के नियम में हम इसको K2 मान रहे हैं, तो V अपॉन T इज इक्वल टू K2, या इसको इस तरह लिख सकते हो V इज इक्वल टू K2T। तो इससे क्या बोले बात निकला कि V समानुपाते T, यानी अगर किसी आयतन का, किसी गैस का जो भी आयतन है उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो आयतन भी बढ़ेगा। यही चार्ल्स का नियम है। अब ये चार्ल्स के नियम की परिभाषा है। चार्ल्स के नियम की परिभाषा क्या है, ये कौन लाइन खींच रहा है, स्थिर दाब, अरे ये क्या कर रहे हो, हटा इसको, रब करो। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये क्या है, चार्ल्स का नियम, और इसका मैथमेटिक फॉर्म जो है वो तुमको दिखाया, वो ये है V अपॉन T इज इक्वल टू K2, या V इज इक्वल टू K2T, या V समानुपाते T। अब ये चार्ल्स के नियम का ग्राफी निरूपण, ये किसने गोचापाची की है, रब करो इसको, बैठ के अपने मोबाइल में ये सब मत किया करो, वो सारा यहाँ भी दिखता है, तुम्हारे वीडियो में भी आएगा क्या कर रहे हो। अब चार्ल्स के नियम को व्यक्त करने के लिए गैस के द्रव्यमान तथा दाब को स्थिर रखकर परम ताप के विभिन्न मानों तथा संबंधित आयतन के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली ये है, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये आप डायग्राम में ही देख सकते हो। यहाँ पे दाब स्थिर रखा गया है और दाब स्थिर रख करके आयतन और ताप के बीच ग्राफ खींचा जा रहा है।
तो ये स्थिर रेखा है, इस तरह से रेखा आएगी, क्योंकि जो है समानुपाते होता है आयतन और ताप। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। इसी तरह डिफरेंट दाब पे हम खींच सकते हैं, जैसे कि दाब हमने P1 रखा, P2 रखा, तो कांस्टेंट पे आयतन और ताप के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इसी तरीके से आएगा। इसको क्या कहते हैं? समदाबी वक्र। उससे पहले वाला जो वक्र दिखाया था वो समतापी था, क्योंकि उसमें ताप समान था, और इसमें दाब समान रखा गया है और विभिन्न दाब पे अलग अलग आयतन और टी के बीच में, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया। तो ये कहलाता है समदाबी वक्र। प्रत्येक अब यहाँ पे -273, ये -273 है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रत्येक गैस का आयतन 0 हो जाता है, अर्थात गैस इस ताप पर अस्तित्व विहीन हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परम शून्य। अब इस तरह से V/T और T के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा। कांस्टेंट रखा गया है प्रेशर, तो इस तरह से आएगा। या V और 1/T के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से वक्र आता है। वास्तव में इस ताप पर पहुंचने से पूर्व ही प्रत्येक गैस द्रवित हो जाती है। परम शून्य पर पहुंचते पहुंचते गैस द्रवित हो जाती है, यानी गैस का समाप्त हो जाता है। तब अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट जीरो, वो न्यूनतम ताप जिस पर प्रत्येक गैस का आयतन 0 हो जाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। तो इसको हमने पहले भी बताया था, तो वक्र में भी देखा तुम लोगों ने कि जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचता है तो इसका जो आयतन है वो 0 हो जाता है, और इसी टेम्परेचर को कहते हैं परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अतः सभी गैसें निम्न दाब तथा उच्च दाब पर चार्ल्स नियम का पालन करती हैं। अब चार्ल्स नियम का महत्व आ जाओ। चार्ल्स नियम का महत्व क्या है? चार्ल्स के नियमानुसार गैसों का तापमान बढ़ाने पर वो प्रसारित होती है, अर्थात इनके आयतन में वृद्धि होती है। क्योंकि आयतन स्थिर रहता है, अतः चूंकि द्रव्यमान नियत रहता है, आयतन तो बढ़ेगा लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है, और लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ता है। अतः अधिक आयतन में प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान निम्न होता है तथा इसका घनत्व भी कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा सघन होती है। इस तथ्य का प्रयोग मौसम संबंधी प्रेक्षणों तथा अटलांटिक के ऊपर परिवहन साधनों के निर्माण के लिए किया जाता है। सारी चीजें तुम्हें अपने बुक में भी मिल सकती है। अब ये कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं जो कि किस पे आधारित हैं? बायल के नियम पे। प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब जहाज हिंद महासागर, जहां ताप कितना है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा, तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा? तो यहाँ हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? T1 निकालने के लिए जितना टेम्परेचर दिया है उसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। V दिया है 2 लीटर V1। V2 हमें निकालना है। T2 में भी हम जो टेम्परेचर दिया है उसमें 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। तो अब ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसके लिए इसी फार्मूले में रखेंगे। इसी फार्मूले में जो चार्ल्स ने दिया है V1/T1 = V2/T2, तो हमें क्या मिल जाएगा? V2 इस फार्मूले से निकालेंगे, यानी आयतन कितना रखना पड़ेगा हमको? 2.018 लीटर। ये जो गोचा पाची कर दिया है ना, ये पूरे में चलेगा ऐसे ही। किसने ये बेवकूफी की है? इसको आप कह रहे हैं कि रब करो, तो वो भी नहीं आता किसी को कि रब कर दे।
हमारे से होगा भी नहीं ये तो। अब टाइम तो खत्म हो गया है। गेल-लुसैक का दाब ताप नियम, इसकी डेफिनेशन देख लो, ज्यादा लंबा होगा तो इसको हम कल बताएंगे। गेल-लुसैक का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का स्थिर आयतन पर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का स्थिर आयतन पर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? P समानुपाते T, या P इज इक्वल टू K3 इंटू T, या P अपॉन T इज इक्वल टू K3। गैस की निश्चित मात्रा तथा स्थिर आयतन पर। अब जहां P दाब, T परम ताप तथा K एक स्थिरांक है, ये इसके इस फॉर्मूले के लिए। अब दो भिन्न तापों T1 व T2 पर क्या हो जाएगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एक स्थिरांक होगा। तो इस तरह से ये गेल-लुसैक का फॉर्मूला है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद होंगे तो उसका न्यूमेरिकल आराम से लगा सकते हो। इस संबंध को बायल या चार्ल्स के नियम से भी निरूपित किया जा सकता है। गेल-लुसैक का आरेखीय निरूपण स्थिर मोलर आयतन पर दाब तथा ताप के मध्य आरेख को कहाँ पे दिखाया गया है? आगे के डायग्राम में। इसको आइसोकोर कहते हैं क्योंकि ये सम आयतनीय है। इसमें क्या किया गया कि आयतन को निश्चित रखा गया है और दाब और परम ताप के बीच ग्राफ लिया गया है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ टेम्परेचर कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गैसेस का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है, यहाँ से ये लिक्विड में बदल जाती है। और जहां पर ये गैसें हैं उनके बीच ये ग्राफ इस तरह से आता है। और इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं? अभी यहाँ आया था, गेल-लुसैक का आरेखीय निरूपण, इसको कहते हैं समआयतनी। तो समतापी वो वाले ग्राफ थे जिसमें कि आयतन निश्चित, ताप निश्चित रहता है, और दूसरे क्या थे? समदाबी थे, जो कि आइसोवेयर, ये आइसोकोर है। सम आयतनी, यहाँ पे आयतन निश्चित रहता है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, लेकिन टाइम चूंकि अब कितना बचा है, सिर्फ 2 मिनट बचा है, तो एक न्यूमेरिकल देख लो कि ठंडी गैस से भरा एक बर्तन 30 वायुमंडल दाब पर दाब रोक सकता है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्तन का दाब 20 वायुमंडल दाब प्रदर्शित करता है। भवन में अचानक आग लग जाने से ताप बढ़ने लगता है, तो किस ताप पर बर्तन में विस्फोट हो जाएगा? तो इसी में T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 V2, क्योंकि आयतन समान रहता है, आयतन निश्चित है। P1 20 वायुमंडल, T2 30 वायुमंडल। T1 कितना आएगा? जो टेम्परेचर है उसमें जोड़ दिया, T2 हमें निकालना है। तो कितने टेम्परेचर पे फट जाएगा? जब टेम्परेचर मालूम हो जाएगा तो केल्विन में आया, आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना आएगा, तो 273 घटा दोगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी और न्यूमेरिकल हम कल के क्लास में बताएंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है, थोड़ी देर में कट जाएगा। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो और इसको लगा करके कल बताना। स्थिर दाब तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक गैस का आयतन किस ताप पर दुगुना हो जाएगा? तो लगा हुआ हालांकि सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोग खाली क्वेश्चन नोट करो और इसको लगा करके दिखाना। और एक क्वेश्चन और हम दिखा दे रहे हैं, उसको भी नोट कर लो। ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर है तो किस ताप पर उसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद इसको कॉपी में लगाओ। उसके बाद कल हम इसके आगे की जो और नियम है उनको बताएंगे, और दूसरे जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी बताएंगे। और जो कुछ इसमें पूछना होगा कल पूछ भी सकते हो।